तो हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग परमाणु और नाभिक ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। भाई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बाबू, परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड साहब ने स्वर्णपत्री प्रयोग किया था। याद होगा स्वर्णपत्री प्रयोग, जिसमें अल्फा कण का प्रकीर्णन होता था ना जी। तो उसी के बारे में क्वेश्चन। परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था? बाबू, पता होगा, जब जब नाभिक के पास से अल्फा कण गुजरता था तो जो अल्फा कण थोड़ा ज़्यादा दूरी से गुजरता था वो अल्फा कण मतलब हीलियम प्लस प्लस, जो अल्फा कण बाबू नाभिक के दूरी से गुजरता था, नाभिक से दूर से गुजरता था, वो लगभग लगभग बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता था। लेकिन जो अल्फा कण इस नाभिक के पास से गुजरता था तो उसमें विचलन पैदा होता था, वो प्रकीर्णित हो जाता था। जो अल्फा कण और नाभिक के पास से गुजरता था तो वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता था, उसमें प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता था। और बाबू लगभग 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण सीधे नाभिक द्वारा प्रकीर्णित होकर के 180 डिग्री के कोण से विचलित होकर के अपने रास्ते पर लौट आते थे ना जी। तो भाई इस प्रयोग से नाभिक के कॉन्सेप्ट हमको प्राप्त हुआ। इस प्रयोग से ही सबसे पहले नाभिक का कॉन्सेप्ट आया था कि नाभिक नाम की भी चीज़ कोई होती है। तो ये परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कण से संबंधित किस घटना का यूज किया गया था? यहाँ पे अल्फा कण का क्या हो रहा है भाई? इस अल्फा कण का क्या हो रहा है? परावर्तन नहीं, अपवर्तन नहीं, विवर्तन नहीं, अल्फा कण के प्रकीर्णन का यूज किया गया था। अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं ना जी, अल्फा कण नाभिक से प्रकीर्णित होते हैं, तो प्रकीर्णन का यूज किया गया था। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन कह रहा है परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण बंधे रहते हैं? भाई तुम्हें पता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्किल में चलते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बाबू सर्किल में चलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन सर्किल में अगर चलेंगे तो सर्किल में इलेक्ट्रॉन को सर्किल में वृत्त पर चलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को वृत्त पर चलने के लिए बाबू अभिकेंद्र बल चाहिए। और ये अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कूलाम बल से। क्यों? दो आवेशों के बीच ये आवेश दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको कूलाम बल कहते हैं। तो ये कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल लगता है? तो इलेक्ट्रॉन पर कूलाम बल लगता है, जिसके कारण वह नाभिक की परिक्रमा करता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो वही तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? भाई आपको पता होगा रदरफोर्ड का जो स्वर्णपत्री प्रयोग था या रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोग था, उससे बस किसका पता चलता है भाई? धनाविष्ट नाभिक का। मतलब अच्छा याद भी होगा भाई, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के प्रयोग से पहले नाभिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। रदरफोर्ड के प्रयोग से ही उसी समय नाभिक नाम का चीज़ सामने आया। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग से भावो धनाविष्ट नाभिक का कॉन्सेप्ट आता है, धनाविष्ट नाभिक का अस्तित्व सिद्ध होता है ना जी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलो भाई चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक पतले पत्ती द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन में रदरफोर्ड के प्रयोग में नाभिक का निकटतम जो अल्फा कण आते हैं वे बहुत अधिक विक्षेपित होते हैं। कह रहा है पतले पत्ती द्वारा, बाबू सोने की पतली पत्ती द्वारा, सोना का पत्थर था, सोने के पतले पत्ती द्वारा अल्फा कण के प्रकीर्णन में, भाई सोने के पतले पत्ती, सोना का ये पतला सा चादर है, इस पर जब हम लोग अल्फा कण की बमबारी करते हैं तो अधिकांश अल्फा कण सोने के पतले पत्ती से, अल्फा कण मतलब हीलियम प्लस प्लस, अधिकांश अल्फा कण तो सोने के पत्ती को सीधे पार कर जाते हैं बिना विचलित हुए। हल्के से अल्फा कण, कुछ अल्फा कण होते हैं जो हल्का सा विचलित होते हैं क्योंकि ये नाभिक के पास से गुजरते हैं। कुछ अल्फा कण में ज़्यादा विचलन देखा जाता है क्योंकि ये वो नाभिक के और पास से गुजरते हैं। और 20,000 में से एक अल्फा कण बाबू बिल्कुल उसी रास्ते पर विचलित होकर के आ जाता है क्योंकि वो नाभिक से डायरेक्ट
टकराता है और धनावेशित नाभिक से टकरा करके अल्फा कण फिर से मुड़ जाता है। तो कह रहा है कि प्रयोग में नाभिक के निकटतम जो अल्फा कण आते हैं, बाबू जो अल्फा कण नाभिक के निकटतम आते हैं वो बहुत अधिक विक्षेपित होते हैं, सबसे ज़्यादा विक्षेपित होते हैं। नाभिक के पास में जो अल्फा कण आएगा, नाभिक से दूर रहेगा अल्फा कण, तो वो सीधे चले जाएंगे ना जी। जो थोड़ा पास रहेगा तो वो थोड़ा सा विक्षेपित होगा, रुकने वाला तो बातें नहीं है। और जो सबसे नज़दीक आता है, नाभिक के नज़दीक सबसे अल्फा कण जो आता है वो सबसे अधिक विक्षेपित होता है। ये चलो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान और कुल धनावेश परमाणु के जिस केंद्रीय भाग में केंद्रित रहता है उसकी त्रिज्या। बाबू आपको पता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग टोटल द्रव्यमान और टोटल धनावेश नाभिक में होता है, और नाभिक की त्रिज्या या नाभिक का साइज लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है ना जी। तो कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान और कुल धनावेश परमाणु के जिस केंद्रीय भाग में होता है उसकी त्रिज्या की कोटि क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन इज सी। भाई छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भाई मैक्स प्लांक साहब ने क्वांटम सिद्धांत दिया, रदरफोर्ड नहीं, बोर नहीं, डाल्टन नहीं। तो निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत और क्वांटम थ्योरी के जनक थे, मैक्स प्लांक। 7 नंबर कह रहा है 7वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है जब इसका इलेक्ट्रॉन होता है। बाबू हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में, हाइड्रोजन का परमाणु मूल अवस्था में कब होता है? हाइड्रोजन का परमाणु बाबू मूल अवस्था में तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में होता है ना जी। पहली कक्षा मतलब सबसे नीचे वाले ऊर्जा स्तर में होता है। एनर्जी लेवल ये हायर एनर्जी लेवल है, पहली कक्षा सबसे लो एनर्जी लेवल है, ये हाई, उससे भी हाई, उससे भी हाई। तो भाई हाइड्रोजन के परमाणु मूल अवस्था में तब होता है जब इसका इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक में तो है ही नहीं, इससे तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, परमाणु से बाहर तो होगा ही नहीं। तो भाई हाइड्रोजन का परमाणु मूल अवस्था में तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में हो, यानी ऊर्जा के सबसे नीचे वाले ऊर्जा स्तर में हो, यानी पहली कक्षा में हो, तो हाइड्रोजन का परमाणु मूल अवस्था में होगा। भाई 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत ऊर्जा स्तरों का अंतर n के बढ़ने पर घटता है, बढ़ता है, क्या क्या होता है? देखिए कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा का अंतर। अच्छा याद करो, हाइड्रोजन के पहले कक्षा में, ये हाइड्रोजन का नाभिक है, हाइड्रोजन के पहले कक्षा की एनर्जी क्या होती है? हाइड्रोजन के पहले कक्षा की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे कक्षा की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन के तीसरे कक्षा की एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के पहले कक्षा की एनर्जी -13.6, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी, चौथी की एनर्जी और कम, मतलब और पास में होगी गैपिंग, पाँचवें की और गैपिंग घटता जाएगा, छठे का, सातवें का। तो भी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कक्षा की संख्या घटती है, बढ़ती है, N1 N2, तीसरी कक्षा N3, तो जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है उनके बीच की गैपिंग क्या हो रही है? घट रही है, यानी कक्षाओं के बीच ऊर्जा का अंतर घटता ही जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का अंतर n के बढ़ने पर, यानी कक्षा के बढ़ने पर घटता है। तो n के बढ़ने पर घटता है, राइट ऑप्शन ए है। n के बढ़ने पर बढ़ता है, गलत है। कक्षा बढ़ रहा है तो बढ़ थोड़ा रहा है, गैपिंग हुआ तो घटिए न रहा है। तो बाबू सॉरी, राइट ऑप्शन इज ए। चलो भाई 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश के चाल का अनुपात होता है। भाई तुम्हें पहले ही पढ़े हो कि हाइड्रोजन के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल, हाइड्रोजन परमाणु के H एटम के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल
भाई हाइड्रोजन के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल भी हाइड्रोजन 1 और प्रकाश की चाल c का अनुपात होता है 1/137। तो याद रखना, एक्चुअली जानते हो क्या होता है, हाइड्रोजन के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है ना, लाइट के चाल से 137 गुनी कम होती है। तो हाइड्रोजन के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल भी हाइड्रोजन 1 और c का अनुपात होता है 1/137। तो बाबू 1/137 बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होता है। बाबू हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के ई। बाबू याद करो, हम जब पढ़े हुए थे तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूमता है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आई थी 1/8πε0 Zd²/r। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा थी। और इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी थी -1/4πε0 Zd²/r। और दोनों का अनुपात निकाल दो। हम पढ़े थे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/8πε0 और Zd²/r, और पोटेंशियल एनर्जी होती है -1/4πε0 Zd²/r। तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात, तो गतिज ऊर्जा के ई बटा स्थितिज ऊर्जा पी ई। गतिज ऊर्जा बाबू 1/8πε0 Zd²/r और स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 माइनस में होता है -1/4πε0 Zd²/r। ये कट जाएगा बाबू, 4 दूना 8 हो जाएगा, πε0 कट जाएगा, तो -1/2 तो राइट ऑप्शन इज सी। अब भाई 11 नंबर देख लीजिए। कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज दृश्य क्षेत्र में पड़ती है। भाई याद करो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज पाई जाती है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, 5 या कभी कभी 6 भी कह देते हैं हम्फ्री सीरीज। तो भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज पाई जाती है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। लाइमन सीरीज बाबू पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी ये दिखाई नहीं देती है। बामर सीरीज दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, विजिबल रीजन में पड़ता है। और बाबू पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री ये इंफ्रारेड अवरक्त में पड़ता है, मालूम है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज होती है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। पहली सीरीज जो लाइमन सीरीज होती है वो पराबैंगनी में पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट, और बामर जो होती है वो दृश्य में पड़ती है, विजिबल, यही दिखाई देता है। और पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री जो सीरीज होती है बाबू अवरक्त में पड़ती है, ये याद रखिएगा। तो पहली वाली बाबू पराबैंगनी है, दूसरी दृश्य है जो दिखाई देती है, और ये चार्ट नीचे का अवरक्त है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, तो दिखाई देने वाला दृश्य में कौन पड़ता है भाई, बामर। तो बाबू बामन सीरीज, वही बामर सीरीज। तो लाइमन नहीं होगा, बामर राइट आंसर होगा, राइट आंसर बी। भाई अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज पराबैंगनी में पड़ती है। बाबू पराबैंगनी में पहला का पड़ता है लाइमन, तो लाइमन होगा, राइट ऑप्शन इज ए। 13 नंबर देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज यानी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। बाबू चार्ट हो नहीं पड़ता है, अवरक्त में चार्ट हो निचवा वाला नहीं पड़ता है, और बाकी दो को तो पड़ता है। सॉरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। अच्छा, चार्ट हो तो पड़ता है ना जी, नीचे वाला चार्ट हो पड़ता है, और कौन नहीं पड़ता है, लाइमन नहीं पड़ता है और बामर नहीं पड़ता है। इसमें लाइमन ही दिया है तो लाइमन नहीं पड़ेगा। लाइमन किस में पड़ता है, ये तो पराबैंगनी में पड़ता है ना जी। तो अवरक्त में कौन नहीं पड़ता है, हम्फ्री भी, ब्रैकेट भी, फुंड भी, ये सब अवरक्त में, नीचे वाला चार्ट में ये अवरक्त में पड़ता है, तो कौन नहीं पड़ता है, लाइमन। भाई 14 नंबर का आता है जड़ परमाणु संख्या वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। भाई इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का सूत्र क्या था, ई बराबर माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर
इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है बाबू? याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ई बराबर कितना था? ई बराबर माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है जेड परमाणु संख्या वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, बाबू इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा समानुपाती होती है, इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा ई समानुपाती होती है जेड स्क्वायर के, तो जेड स्क्वायर की समानुपाती होती है। तो राइट ऑप्शन इज बी। भाई 15 नंबर देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना है, उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। हम ऑलरेडी जानते हैं भाई, हाइड्रोजन के पहले कक्षा में, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को कहते हैं फर्स्ट बोर ऑर्बिट, हाइड्रोजन के पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम ऑलरेडी देखें कि हाइड्रोजन के दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अगर यही इलेक्ट्रॉन दूसरी आ जाएगा तो उसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो कह ही रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, तो दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, भाई पहले में 13.6 होता है, दूसरे में -3.4 होता है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट ऑप्शन इज ए। वैसे हम बना भी सकते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ई बराबर हाइड्रोजन के लिए -1/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ई बराबर -1/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -1/n, अब दूसरी कक्षा में बात करनी है ना, n 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाबू माइनस तो माइनस होगा, और 13.6 है, 4 से तुम भाग दे 4 से, तो 4 तीन 1 6 16, 4 चौके 16। तो बाबू दूसरे बोर ऑर्बिट में, फर्स्ट बोर ऑर्बिट में तो एनर्जी -13.6 है, तो हाइड्रोजन के दूसरे बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट ऑप्शन इज ए। कह रहा है भाई 16 नंबर, किसी परमाणु का आयतन और नाभिक के आयतन का अनुपात किस ऑर्डर का होता है? वो परमाणु का आयतन बटा नाभिक का आयतन। अच्छा, परमाणु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ एटम बटा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। कहता है किसी परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम, और नाभिक का आयतन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बाबू एटम यानी परमाणु, परमाणु गोला होता है, गोले का आयतन होता है 4/3πr³। तो आर एटम क्यू, आर एटम क्यू मतलब एटम के त्रिज्या का क्यू। नाभिक का आयतन, नाभिक भी गोल होता है भाई, गोले का आयतन भी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भी न्यूक्लियस बराबर 4/3πr न्यूक्लियस क्यू। पाई कट गया, 4/3 कट गया, आर एटम क्यू, आर एटम क्यू बटा आर न्यूक्लियस क्यू। और आर एटम क्यू, आर एटम मतलब एटम की त्रिज्या, आर एटम यानी रेडियस ऑफ एटम। बाबू परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर, इसका होल क्यू बटा आर न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, इसका होल क्यू। तो 10⁻⁻30 बटा 10⁻⁻45, -45 ऊपर जाएगा तो 10⁻45 में से 30 जाएगा तो 10⁻15, तो भाई 10⁻15। तो कह सकते हो कि परमाणु का आयतन और नाभिक के आयतन का अनुपात होता है 10⁻15, यानी नाभिक से 10⁻15 गुना बड़ा परमाणु का साइज होता है। 17 नंबर कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में, भूतल मतलब, भूतल ऊर्जा स्तर मतलब ग्राउंड एनर्जी लेवल, यानी n बराबर 1 पहली कक्षा, भूतल ऊर्जा स्तर मतलब पहली कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के ग्राउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, बाबू इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L बराबर होता है, L बराबर NH/2π, पढ़े हो ना? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L बराबर होता है NH/2π। इन पहले कक्षा में भूतल ऑर्बिट में तो n बराबर 1 रख दो, तो 1 × h/2π, तो ये हो गया भाई h/2π, h/2π। तो हाइड्रोजन के भूतल ऊर्जा स्तर में मतलब ग्राउंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L क्या होगा? h/2π। राइट ऑप्शन इज बी। बाबू अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, H2 नहीं लिखा रहेगा, H है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या इतना है, तो तीसरे
कक्षा की त्रिज्या होगी। बाबू ये बताने की क्या ज़रूरत है, हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा की त्रिज्या होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन में दूसरे कक्षा की त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या 2.12 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन की तीसरे कक्षा की त्रिज्या हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं 4.77 एंगस्ट्रॉम, ये निकाल भी सकते हैं। करा हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के पहले कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन के बाबू पहले कक्षा की त्रिज्या इतनी एंगस्ट्रॉम है, तो तीसरे कक्षा की त्रिज्या होती है 4.77 एंगस्ट्रॉम। वैसे बाबू इसका सूत्र होता है हाइड्रोजन के किसी भी कक्षा की त्रिज्या R बराबर 1/n² इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। नहीं जी, 1/n² नहीं होता है, एक्चुअली n² होता है। आपको ये याद रखना चाहिए भाई कि हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा की त्रिज्या R बराबर n² इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये होता है। n पहली कक्षा नहीं कर रहे हैं, दूसरी नहीं कर रहे हैं, तीसरी कक्षा, तो n है 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। 9 3 27 के साथ, 9 3 27 के साथ हो गया भाई, हासिल 2, 9 5 45, 2 से 47, 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो भाई राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट नंबर कह रहा है भाई कि हाइड्रोजन परमाणु में बोर की निम्नतम कक्षा की त्रिज्या R है। बहुत अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु में बोर की निम्नतम कक्षा, बाबू बोर की निम्नतम कक्षा मतलब पहला ऑर्बिट की त्रिज्या R है, जबकि बोर के कक्षा दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? बाबू दूसरी कक्षा की त्रिज्या 4 गुनी होती है। क्यों? कक्षा की त्रिज्या R n² के समानुपाती होता है। हम पढ़े हैं हाइड्रोजन के परमाणु की कक्षा की त्रिज्या R n² के समानुपाती होता है। बाबू दूसरी कक्षा यानी n अगर 2 कर दोगे, n 2 कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुना, तो त्रिज्या 4 गुनी बढ़ जाएगी। तो अगर पहले कक्षा की त्रिज्या R है तो दूसरे की 4R होगी। राइट ऑप्शन इज डी। 20 नंबर, प्रथम 3 बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात होता है। बाबू हम जानते हैं हाइड्रोजन के परमाणु के कक्षा की त्रिज्या R जो होती है, R समानुपाती होता है n², R समानुपाती होता है n²। अगर n पहली कक्षा की बात की जाए तो 1 का स्क्वायर 1, दूसरी कक्षा की बात की जाए 2 का स्क्वायर 4, तीसरी कक्षा की बात की जाए 3 का स्क्वायर 9। तो पहले, दूसरे और तीसरे कक्षा की त्रिज्या का अनुपात होता है 1:4:9, 1:4:9। तो भाई राइट ऑप्शन इज सी। भैया 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की R त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा देखनी है। R त्रिज्या वाले हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की क्या आई थी याद कीजिए। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/8πε0 हम कैलकुलेट किए थे, तो Zd²/R, और अगर हाइड्रोजन की बात है तो Z हो गया 1। तो बाबू 1/8πε0 और 1 इंटू E², Zd² मतलब 1 इंटू E²/R। लेकिन 1/8πε0 कहीं नहीं है, 8π नहीं है, सब में 4π है, तो इसको करो 1/4πε0 कर दो, और E²/4 है तो 2 कर दो, 4 दूना 8, 2R। तो 1/4πε0 E²/2R, 1/4πε0 E²/2R। राइट ऑप्शन इज बी। अब देखिए भाई 22 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन की मूल अवस्था में, हाइड्रोजन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की गति, हाइड्रोजन के मूल अवस्था में, मूल अवस्था मतलब वो हो गया पहले कक्षा में n बराबर 1 में, हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में यानी हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति और निर्वात में प्रकाश की चाल की गति का अनुपात होता है 1/137। हम पढ़े हैं हाइड्रोजन के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो प्रकाश के चाल से 137 गुना कम होती है। तो हाइड्रोजन के पहले कक्षा में यानी मूल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति और लाइट की गति का अनुपात होता है 1/137। राइट ऑप्शन सी हो गया ना जी। 23 नंबर, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। बाबू हमें पता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में होता है, हाइड्रोजन के परमाणु में H एटम में हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में होता है,
पहली कक्षा में इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाबू देखी जाए तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको आयनित कर देना है, यानी नाभिक के आकर्षण से मुक्त करा देना है। अगर इसकी एनर्जी -13.6 है, अगर इसमें +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस और प्लस मिल करके कट जाएगा और कट करके जीरो हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, तो ये नाभिक से बाहर निकल जाएगा, आयनित हो जाएगा। तो बाबू एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए, कम से कम कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होगी? पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 है, और अगर इसको आयनित करना है, बाहर निकाल देना है, तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे। तो वो -13.6 नहीं, +13.6 दे दीजिएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट ऑप्शन इज ए। 24, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु। वो उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु मतलब, अगर हाइड्रोजन परमाणु उत्तेजित है तो इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में नहीं है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है। पहले कक्षा को छोड़ दो, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, चौथे में हो सकता है, किसी में हो सकता है, लेकिन पहले में नहीं हो सकता है ना जी। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु, वह उत्तेजित कब होगा? हाइड्रोजन परमाणु उत्तेजित कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन पहले से एक्साइट होकर के दूसरे, तीसरे, चौथे किसी में भी चला गया होता है ना जी। तो अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु उत्तेजित है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले में नहीं है, इलेक्ट्रॉन दूसरे, तीसरे, चौथे ईटीसी में है, तो उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु है, तो उसको आयनित करना है। इसको आयनित करना है मतलब दो में चला गया है, या तीन में चला गया है, या चार में चला गया है। अगर उस इलेक्ट्रॉन को या उस परमाणु को आयनित करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए बाबू? पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में रहता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई पहले में तो है ही नहीं है, ठीक है, उत्तेजित है तो पहले में नहीं होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे में होगा। तो अगर दूसरे में होगा तो कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? +3.4। तीसरे में होगा तो +1.51 आयनित करना है तो भाई वो एक्चुअली जो एनर्जी चाहिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम ही चाहिए, क्योंकि अब इसमें होगा या इससे ऊपर में, तो इसमें होगा तब ने +3.4, और ऊपर में होगा उससे कम ही चाहिए। तो बाबू राइट ऑप्शन इज डी। ओके, तो ये 24वें क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।